हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ईवीएस का आज हम चैप्टर 4 लेते हैं और जिसका नाम है जीवों का आश्रय और परिवार। इस चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, उन बिंदुओं पर चलते हैं। पहले हेडिंग है आश्रय, और आश्रय हम किन किन के आश्रय के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों के आश्रय, पक्षियों के घोंसले। दूसरा हम घर, मनुष्य का आश्रय, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। फिर हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पारिवारिक वृक्ष। फिर हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता में हम परिवार के कार्य, परिवार में रक्त समूह और हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है आश्रय। आश्रय का क्या मतलब होता है। जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। सबसे पहले हम जानवरों के आश्रय के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी आदि। नेक्स्ट है जंगल में रहने वाले जीव जैसे शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर, चिंपैंजी आदि। नेक्स्ट है पेड़ पर रहने वाले जीव जैसे बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी आदि। नेक्स्ट है पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली, डॉल्फिन, व्हेल, बतख, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। नेक्स्ट है जमीन पर रहने वाले जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा आदि। नेक्स्ट है जमीन के अंदर रहने वाले जीव जैसे चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू आदि। नेक्स्ट है समूह में रहने वाले जीव जैसे मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक आदि। नेक्स्ट है उभयचर। अब उभयचर कौन क्या होते हैं। जो जीव पानी में और ज़मीन पर भी रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी पर रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे सांप, मेंढक, मगरमच्छ आदि ये ऐसे जीव हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, इसलिए उभयचर हैं। जीवों के रहने के स्थान यानी आश्रय को विशेष नामों से जाना जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। अब हम जीवों के रहने के स्थान के आधार पर उनके आश्रय के बारे में जानेंगे। उनके घरों को क्या कहा जाता है। जैसे शेर के निवास स्थान को कहते हैं मांद या डैन। कुत्ता के निवास स्थान को कहते हैं कुक्कुरशाला, जिसको इंग्लिश में केनल कहते हैं। बिल्ली के निवास स्थान को पिंजरा कहते हैं, इंग्लिश में केज कहते हैं। भेड़ के निवास स्थान को बाड़ा कहते हैं, इंग्लिश में पेन कहते हैं। हाथी के निवास स्थान को जंगल कहते हैं। मुर्गी के निवास स्थान को दड़वा, जिसको इंग्लिश में कूप कहते हैं। घोड़ा के निवास स्थान को अस्तबल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। बैल और गाय के निवास स्थान को सायबान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शेड कहते हैं। मुर्गा या मुर्गी के निवास स्थान को बाड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेन कहते हैं। चूहा के निवास स्थान को बिल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होल कहते हैं। और पक्षी के निवास स्थान को घोंसला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं। सूअर के निवास स्थान को शूकरशाला कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टाई कहते हैं। खरगोश के निवास स्थान को बिल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बरो कहते हैं। गधा के निवास स्थान को अस्तबल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। बकरी के निवास स्थान को बाड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेन कहते हैं। मधुमक्खी के निवास स्थान को इंग्लिश में छत्ता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेहाइव कहते हैं। मकड़ी के निवास स्थान को जाल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेब कहते हैं। सांप के निवास स्थान को बिल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बरो कहते हैं। चींटी के निवास स्थान को बिल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिल कहते हैं। जेब्रा के निवास स्थान को जंगल कहते हैं और मनुष्य के निवास स्थान को घर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होम या हाउस कहते हैं। नोट: रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। रजत मछली एक कीड़ा है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, व्हेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती हैं। अब हम दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं पक्षियों के घोंसले। इसमें हम पढ़ते हैं पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। कलचिड़ी
अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच में बनाती है। जुलाही चिड़िया, जिसको बीवर बर्ड कहते हैं, का घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। पाख्ता यानी जो सफ़ेद कबूतर होते हैं, पाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर। नेक्स्ट लेते हैं, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों आदि में बनाते हैं। अब हम लेते हैं घर, यानी जो मनुष्य का आश्रय होता है उसके बारे में अब हम चलते हैं। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जैसे जंगल, जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय है। घर मनुष्य का स्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहें, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थायी आश्रय है। तंबू यानी टेंट मनुष्य का अस्थायी आश्रय है। मनुष्य के घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है जगह की भौगोलिक स्थिति, यानी जगह पहाड़ी है या समतल, जगह गांव है या शहर। नेक्स्ट है जगह की जलवायु, बारिश ज़्यादा होती है या कम, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम। नेक्स्ट है उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं, इस चीज़ पर भी मनुष्य का आश्रय निर्भर करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर है या गरीब है, उस हिसाब से भी मनुष्य अपने घर का निर्माण करते हैं। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। पहला हम लेते हैं मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्राय गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगें। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है बांस या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। नेक्स्ट लेते हैं लकड़ी के घर के बारे में। ये ज़मीन के 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। भारत के असम यानी असम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है वहां इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पत्थर या लकड़ी के घर। इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलवा होती है, यानी ढलावदार होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। ये घर 1 मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं जहां बर्फीले इलाके होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बर्फ़ का घर या इग्लू।
यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ़ के टुकड़ों, जिनको इंग्लिश में ब्लॉक्स कहते हैं, को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। एस्किमो इंसानों की एक प्रजाति है, तो यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हाउस बोट। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। यह 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों यानी पर्यटकों के लिए होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं घर का प्रकार डोंगा। यह कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। नेक्स्ट है टेंट। यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल देते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड ना लगे। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं परिवार के बारे में। मनुष्य सहित सभी जीव जंतु अपने अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने अपने परिवार बनाते हैं। एक मनुष्य के परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी हो सकते हैं। परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। अब हम एकल परिवार के बारे में पढ़ते हैं। एकल परिवार इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं और यह परिवार छोटा होता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, ताई ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ एकल परिवार। एकल परिवार में माँ बाप हैं, माँ बाप में बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा। अब हम लेते हैं संयुक्त परिवार। एक पारिवारिक वृक्ष के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी के जैसे ताऊ ताई के बच्चे, माँ बापों के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे और बुआ। अब हम नाना नानी के बारे में ले लेते हैं। नाना नानी के मामा मामी, नाना नानी के जो बच्चे होंगे मामा, और मामा की जो वाइफ होगी मामी और उनके बच्चे, फिर माँ बाप, उनके बच्चे और फिर मौसी। ये एक पारिवारिक वृक्ष है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। परिवार बदलते रहते हैं, अर्थात परिवार के सदस्यों की संख्या कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब संख्या कम हो जाती है। जब परिवार में कोई सदस्य आ जाता है या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है तब संख्या बढ़ जाती है। एक परिवार के सदस्यों के बहुत से गुण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे नाक, आँख, रंग, बाल, आवाज़, हंसी, छींक, उंगलियां, हाव भाव आदि। ये गुण बच्चे में उनके माँ बाप से आते हैं। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रिया के ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई अलग अलग गुण पाए जाते हैं। परिवार में रक्त समूह। आनुवंशिकता के अंदर हेडिंग है परिवार में रक्त समूह। मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ रक्त समूह। माँ बाप के रक्त समूह के आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा।
तो निम्न तालिका में माँ बाप का रक्त समूह, उनके होने वाले बच्चे का रक्त समूह क्या होगा और उस रक्त समूह के होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी दी गई है। तो चलिए अब एक तालिका के माध्यम से रक्त समूह के बारे में देखते हैं। रक्त समूह, जैसे माँ का रक्त समूह O और बाप का O है तो बच्चे का 100% O ही होगा। यदि माँ का O और बाप का A है तो बच्चे का 50% O हो सकता है और 50% A हो सकता है। यदि माँ का रक्त समूह O और बाप का B है तो बच्चे का 50% O होगा और 50% B होगा। यदि माँ का रक्त समूह O और बाप का AB है तो बच्चे का 50% रक्त समूह A होगा और 50% B होगा। यदि माँ का रक्त समूह A है और बाप का A है तो बच्चे का 66% रक्त समूह A होगा और 33% O होगा। यदि माँ का रक्त समूह A है और बाप का B है तो बच्चे का रक्त समूह 25% तो A होगा, 25% B होगा, 25% AB हो सकता है और 25% O हो सकता है। यदि माँ का रक्त समूह A है और बाप का रक्त समूह AB है तो 33% रक्त समूह A हो सकता है, 33% B हो सकता है और 33% AB हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक होगा। यदि माँ का रक्त समूह B है और बाप का B है तो बेटे का 66% चांस है B होने के और 33% चांस है O होने के। यदि माँ का रक्त समूह B है और बाप का AB है तो बच्चे का 33% A हो सकता है और 33% B हो सकता है और 33% AB हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं। कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते, यही ऊंच नीच की भावना होती है। कुछ परिवार में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जो छूट लड़कों को मिलती है वह लड़कियों को नहीं मिलती, यही लैंगिक विभेद कहलाता है। जहाँ पर लड़कों को छूट होती है और लड़कियों को छूट नहीं होती है, यही जो भेद होता है ये लैंगिक विभेद कहलाता है। ऊंच नीच की भावना और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते। अगर समाज को विकसित करना है तो ये भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग लेते हैं, परिवार के कार्य। परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखना शुरू करता है, यहीं से बच्चे के समाजीकरण का पाठ शुरू होता है। नेक्स्ट है, परिवार बच्चे के विकास में मदद करता है। यह माना जाता है कि जैसा परिवार होगा वैसा ही बच्चा विकास करेगा। नेक्स्ट है, परिवार से बच्चे खुशी मनाना और दुख बांटना सीखते हैं। नेक्स्ट है, परिवार से बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं। नेक्स्ट है, परिवार से बच्चे मिलजुल कर रहना सीखते हैं। नेक्स्ट है, परिवार में बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था। तो ये नोट में बात याद रखी जा सकती है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो पारित हुआ था 2006 में और लागू हुआ था 2007 में। अब नोट यानी विशेष बात, भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। तो दोस्तों अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उस चिड़िया का नाम बताइए जो 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन ए कठफोड़वा, ऑप्शन बी दर्जन, ऑप्शन सी जुलाही चिड़िया और ऑप्शन डी गौरैया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दर्जन। क्वेश्चन 2, अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कठफोड़वा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोयल। क्वेश्चन 3, घर का निर्माण जिन कारकों पर निर्भर करता है उन्हें बताइए। पहला पॉइंट है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, दूसरा पॉइंट है भौगोलिक स्थिति, तीसरा पॉइंट है जलवायु, चौथा पॉइंट है अर्थव्यवस्था। अब इसके कूट दे रखे हैं। ऑप्शन ए में पहला और दूसरा, ऑप्शन बी में केवल चौथा, ऑप्शन सी में पहला, दूसरा व तीसरा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पहला, दूसरा और तीसरा। यानी घर के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक होते हैं? व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और जलवायु। क्वेश्चन 4, निम्नांकित विशेषता किस तरह के घर की है? पहला पॉइंट है यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। दूसरा है यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा है यह गुंबद के आकार का होता है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए हाउस बोट,
ऑप्शन बी पत्थर के घर, ऑप्शन सी इग्लू और ऑप्शन डी लकड़ी के घर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इग्लू। यानी इग्लू क्या है? एस्कीमो शिकारियों का, इग्लू क्या है? एस्कीमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये गुंबद के आकार का होता है। ये इग्लू की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन 5, रेबो क्या है? ऑप्शन ए बर्फ का घर, ऑप्शन बी बांस का घर, ऑप्शन सी एक प्रकार का टेंट और ऑप्शन डी ईंट का मकान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक प्रकार का टेंट। क्वेश्चन 6, पर्यटकों के लिए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेबो, ऑप्शन बी बेम्बू हाउस, ऑप्शन सी हाउस बोट और ऑप्शन डी इग्लू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाउस बोट। क्वेश्चन 7, किस पहाड़ी इलाके में लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मेघालय। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। क्वेश्चन 8, मिट्टी के घरों के बारे में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो पहला पॉइंट है मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट है इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। तीसरा पॉइंट है इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े आएँ। और चौथा पॉइंट है मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। इसके कूट दे रखे हैं, ऑप्शन ए पहला व दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी केवल चौथा और ऑप्शन डी दूसरा व चौथा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी दूसरा व चौथा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।